नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुणेंद्र। अभी हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता श्याम सुंदर जी शरण जी हैं हमारे साथ। इन दिनों फिलहाल नवादा दौरे पे हैं और एक जानकारी हम अपने नवादा लाइव के व्यूअर और दर्शक को दे दें कि नवादा के मूल निवासी भी हैं। नरहन प्रखंड का नारायणपुर गांव। पिताजी इनके अखिलेश्वर प्रसाद सिंह समाजवादी नेता थे। ये फिलहाल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा में रहकर जनता की सेवा कर रहे हैं। आज हम इनसे बातचीत करना चाहते हैं कि चूंकि पार्लियामेंट का चुनाव बहुत नज़दीक है, 2024 की तैयारी रणभेरी बज चुकी है कहीं न कहीं, और नवादा से लेकर नवादा की पॉलिटिक्स में भी कुछ न कुछ गतिविधियां प्रतिदिन हो रही है और राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ न कुछ पक्ष और विपक्ष के बीच में एक घमासान सी स्थिति है 2024 को लेकर। तो हम श्याम सुंदर शरण जी का एक स्वागत करते हैं नवादा लाइव में और जानना चाहते हैं कि नवादा को लेकर के इनकी पार्टी की सोच क्या है। देखिए, पहले तो आपको धन्यवाद रमेश बाबू। हमारी पार्टी का स्पष्ट मानना है और हम लोग चूँकि खास करके मांझी जी का मगध से एक बड़ा जुड़ाव रहता है, एक वो चूँकि मगध के हैं भी, तो उस नाते भी हम लोग नवादा को पूरे मगध से जोड़ कर देखते हैं और इस पर हमारे नेता का नज़र रहता है। आपने देखा भी होगा, पहले भी कई बार हम लोगों ने स्थानीय मुद्दों पर, नवादा के मुद्दों पर धरना प्रदर्शन भी किया। हमारी पार्टी यहाँ नवादा विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुकी है। महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पे हम लोगों ने लड़वाया था, तो अच्छा खासा वोट भी आया, हालांकि हमारे प्रत्याशी कुछ वोटों से पिछड़ गए। तो नवादा पर तो विशेष फोकस रहता है हमारी पार्टी का। अभी जो हम लोग दौरा कर रहे थे, तो आप नवादा की हम लोगों के प्रति मन में क्या नवादा की भावना है वो आप इससे स्पष्ट हो जाएगा कि पार्टी का जब दौरा शुरू हुआ तो अमूमन जितनी भी पार्टियां हैं बिहार की, वो जब भी कोई दौरा करती हैं तो वो उत्तर बिहार से शुरू करती हैं। और हमारे पार्टी के नेता ने तय किया कि नहीं, हम लोग चूँकि मगध से हैं तो हम लोगों ने तय किया और सेखो देवरा आश्रम से, जहाँ जेपी की कर्मभूमि रही, जो लोकनायक जयप्रकाश जी जिन्होंने इस देश को संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और भारत की राजनीति में एक बड़ा करवट जिसके कारण कह लीजिए तो आया, तो उनकी वो कर्मभूमि है। हम लोगों ने वहाँ से शुरुआत की और उसके बाद वहाँ होते हुए हम लोग नवादा में कई जगहों पर जहाँ जहाँ महापुरुषों का स्थल है, खास करके जो श्री बाबू का जन्म स्थल है, हम वहाँ भी गए और पूरे नवादा का दौरा करते हुए हम लोगों ने मगध की यात्रा पूरी की। उसके बाद हम लोग मुंगेर प्रमंडल में गए। मुंगेर प्रमंडल में नवादा लोकसभा का हिस्सा है बरबीघा, तो दूसरे चरण की जो शुरुआत हुई वो बरबीघा में श्री बाबू के पैतृक गांव माउर में जाकर के उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण करके शुरू हुआ। तो नवादा के प्रति हम पार्टी का कितना कह लीजिए कि एक जुड़ाव है वो इससे स्पष्ट हो जाता है। नवादा का देखिए दुर्भाग्य है कि नवादा लोकसभा, हम उस पर आएंगे। हम पहले ये जानना चाहते हैं कि महागठबंधन में 7 दल बताए जाते हैं कि हैं जी, और सब लोग का एक ही टारगेट है कि हम लोग को 2024 में नरेंद्र मोदी को उखाड़ना है। जी, उखाड़ना है तो उसमें हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की क्या भूमिका रहेगी, ये बताइए ना। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की सशक्त भूमिका रहेगी और जिस भूमिका की चर्चा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, हम लोगों का जो राजगीर में पिछले 14-15 मई को जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी, उसमें हमारे नेता ने भी, मांझी साहब ने भी स्पष्ट किया और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मीडिया के माध्यम से बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में बिहार में खास करके हम पार्टी बहुत ही सशक्त भूमिका में रहेगी और हम नहीं कुछ तो 5 से 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी हम पार्टी। 5-6? जी बिल्कुल, हमारा स्पष्ट है, 5 से कम नहीं। नवादा भी उसमें है क्या? हाँ, क्यों नहीं। नवादा में चूँकि मगध का 2 सीट हम लोगों का पक्का है लड़ना। हम लोग पिछले भी जब महागठबंधन के हिस्सा थे तब हम लोग गया और औरंगाबाद से चुनाव लड़े थे। इस बार भी है कि हम मगध की 2 सीटों पर तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, जिसमें जैसे गया में अभी जनता दल यूनाइटेड और जहानाबाद में सिटिंग उनका एमपी है, नवादा और औरंगाबाद में एनडीए का है। तो निश्चित रूप से हम लोगों का प्राथमिकता है नवादा, उसमें अव्वल में है। नवादा है, गया है, जमुई है, ये जो हमारा तीनों लोकसभा है उसमें जहानाबाद और औरंगाबाद को भी हम जोड़ते हैं कि इनमें से 3 सीटों पर तो हम पार्टी ज़रूर लड़ेगी। गया, जमुई और नवादा उसमें अव्वल है, औरंगाबाद, जहानाबाद, इनमें 3 सीटों पर तो हम पार्टी निश्चित रूप से चुनाव लड़ेगी। नवादा प्राथमिकता में है? बिल्कुल, नवादा प्राथमिकता में। हमारा नवादा हम लोगों ने जो यात्रा की शुरुआत की तो
नवादा तो हमारी प्राथमिकता में है, तभी ना हम लोगों ने शुरुआत की। पहलवान कौन होगा भाई? देखिए, पहलवान राजनीति में कोई तय नहीं होता है, पार्टी में अनेकों पहलवान होते हैं। पार्टी में तो हमारी भाई- हमारी पार्टी जो आज चल रही है, चुनाव नजदीक है, पब्लिक जानना चाहती है ना भाई कि पहलवान तो- कौन होगा। वो तो जब समय आएगा तो पार्टी बगैर पहलवान दिए तो सिंबल देगी नहीं किसी को। तो श्याम सुंदर सरन है रेस में कि नहीं नहीं, हम लोग तो साधारण वर्कर हैं, हम लोग तो अभी पार्टी के साधारण कार्यकर्ता हैं। हमारा मोटो पार्टी को मजबूत करना है, और पार्टी को मजबूत करने के क्रम में हमारे नेता का जो आदेश होता है, हम लोग उसको अमली जामा पहनाने का काम करते हैं। तो श्याम सुंदर सरन होंगे कि रमेश अच्छा, जी होंगे। एक सवाल का सीधा जवाब दीजिए, गोलमोल नहीं। जी, पार्टी अगर आपको यहाँ उम्मीदवार बनाती है तो आप महागठबंधन के प्रत्याशी हो जाइएगा, तो जी। यहाँ चुनाव जीतिएगा कैसे? क्या एजेंडा आपका? कुछ एजेंडा है? देखिए, मैं पहले तो रमेश बाबू, आपका इतना सम्मान के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं उम्मीदवार नहीं हूँ। अभी पार्टी तय करेगी कौन यही बात तो कह रहे हैं कि उम्मीदवार पार्टी अगर दी हाँ। जिम्मेवारी, तो एजेंडा क्या है? किस एजेंडा पे चुनाव तो लड़िएगा? हमारा तय है ना। हम लोग चूंकि पॉलिटिकल वर्कर हैं, पिछले नहीं कुछ तो 15-20 सालों से नवादा की राजनीति में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा हूँ। हमारे पिताजी, आपने परिचय भी कराया, मुखिया रहे, 25 सालों तक मुखिया रहे। हमारे दादाजी भी मुखिया रहे। पिताजी हमारे जनता दल यूनाइटेड से हिसुआ से चुनाव भी लड़े। तो उस नाते तो हम लोगों का पैदाइश ही राजनीति में है। तो हम लोग तो हाफ पैंट पहनते हुए राजनीति को देख रहे हैं, और पिछले 20 सालों से नवादा की राजनीति में एक्टिव भी हूँ। पहले जनता दल यूनाइटेड में था, जब से हम बनाए तब से हम में हूँ। नवादा विकास के कई मुद्दों पर, नवादा तो कई चीज़ों पर आप काम कर सकते हैं ना। नवादा पर्यटन का एक बड़ा क्षेत्र बन सकता है। ककोलत जलप्रपात को आप देख लें, सीतामढ़ी मेस्कौर को आप देख लें, और भी कई अवसर में हमारा जो मुख्यमंत्री वहाँ आए भी थे। तो कई ऐसे जगह हैं जिसको हम पर्यटन के दृष्टिकोण से अगर देखें तो बहुत ही फ्रूटफुल जगह है। नवादा एक ऐसा सियासी जगह बन गया जहाँ लोग इसको पॉलिटिकल टूरिज्म के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अपना 5 साल यहाँ आते हैं, पॉलिटिकल टूरिज्म के रूप में टूरिस्टर बनकर आते हैं, भोज खाते हैं, पुआ पूड़ी खाते हैं और फिर चले जाते हैं। किनको टारगेट कर रहे हैं आप? नहीं, तमाम जो अभी स्थानीय सांसद हैं, मैंने पीसी किया था, तो मैंने उनसे 4 सालों का हिसाब मांगा है। 4 साल से ज़्यादा समय हो गया, 5वां साल चुनावी साल आ गया, अब तो हिसाब देने का समय आ गया। जनता ने मांगेगी हिसाब है? नहीं, जनता, हम भी तो जनता के ही लोग हैं ना। अच्छा, जनता, अब एक जनता अगर मांगने लगेगी तो 30 लाख लोगों को जवाब दे पाएंगे? हमको मुश्किल लगता है। क्या मतलब सांसद यहाँ कुछ नहीं किए हैं क्या? अब कुछ किए हैं तो आपके माध्यम से भी अगर हमको जानकारी मिल जाए। एक काम जो सांसद निधि के अलावा अगर उन्होंने कोई ऐसा काम किया हो जिसको हम लोग याद रख सकें, कम से कम, तो हम आपके माध्यम से भी चाहेंगे और सांसद महोदय के माध्यम से भी चाहेंगे कि एक जनता के रूप में ही सही हमको प्रत्युत्तर मिले कि उन्होंने क्या ऐसा किया जिसके लिए नवादा की जनता उनको धन्यवाद दे। कुछ नहीं किया। अब मैं 2-3 काम आपको बतला देता हूँ जो कि वर्षों से लंबित पड़ा हुआ है। बारसलीगंज चीनी मिल का मामला जो है यहाँ के किसानों के सपनों से जुड़ा हुआ, हज़ारों लाखों किसानों के सपनों से जुड़ा हुआ है। भोला बाबू आए उस समय से हम लोग बारसलीगंज चीनी मिल की चर्चा सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आए तब तो वो घोषणा ही करके गए थे, जब गिरिराज सिंह जी चुनाव लड़ रहे थे, आपको याद होगा 2014 में, तो घोषणा ही करके गए थे कि हम लोग नवादा की चीनी का चाय पिएंगे। हम चाय बेचने वाले हैं, हम चाहते हैं कि नवादा की चीनी का चाय, ITI के मैदान में। आज वो चीनी, अब तो लोग बिना चीनी के पी रहे हैं, ऐसे भी शुगर हो गया। तो अब नवादा का चीनी कब मिलेगा, ये हम लोग के लिए कौतूहल का विषय है। चीनी मिल की बात कर रहे हैं जी। आज वो ज़मीन जो है अडानी ग्रुप को देने की बात सुन रहे हैं। आप सोचिए कि अडानी ग्रुप को दे करके आप क्या करवाएंगे, और उससे स्थानीय किसानों का क्या होगा। चूँकि कृषि प्रधान राज्य में, कृषि प्रधान देश में कृषि प्रधान जिला है, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। आप तत्काल एक मुद्दा मैं आपको बताऊं, आप चूँकि आपकी पैनी नज़र रहती है कि नवादा बाईपास से आप गुजर जाइए, ऐसा लगता है कि 2 हिस्सों में बांट दिया गया बाईपास को, हिंदुस्तान पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल। इधर के दुकानदार ना उधर देख सकते हैं, ना उधर के दुकानदार इधर देख सकते हैं, और ना दिखता है कुछ। पूरा जाम कर दिया गया। दोनों तरफ की सड़कों को आप देख लीजिए। अगर एक बड़ी ट्रक लग जाए, किसी कारण बस ख़राब हो जाए, तो आप जाके देखिए कि कैसे नीचे जाम लगेगा। और चूहे की बिल की तरह 4-5 बीच में बिल दे दिया गया कि जिससे आप इधर उधर होइए। आप वहीं चले जाइए गिरियक, वहीं चले जाइए आप बिहार शरीफ, तो देखिए कि कैसे फ्लाईओवर बना, कैसे बड़े बड़े पिलर बना करके, कितना खूबसूरत नज़ारा। अभी बना भी नहीं है, उसके बाद लग रहा है कि पटना को फेल करेगा। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिए जी। कि नवादा में जैसे लोग तो दावा तो बीजेपी के लोग बहुत करता है कि ये कर दिए वो कर दिए हैं, जैसे अब गिरिराज बाबू के बारे में लोग बोलते हैं
कि ट्रेन चालू करवा दिए वगैरह वगैरह, बहुत सारा। तो कैसे आप कह रहे हैं कि कोई काम नहीं गिरिराज किया? बाबू ने कौन सी ट्रेन चालू कराया ये तो हमको नहीं पता है। इतना जरूर पता है कि गिरिराज बाबू के गुर्गों ने उनके सरपरस्ती में आज आप खनवा चले जाएं तो हरित खादी के नाम पर करोड़ों की लूट हुई। आज वहाँ स्थानीय 1 करोड़ से ज़्यादा की राशि वहाँ की महिलाओं का फंसा हुआ है। उनका धागा ले लिया गया, वो धागा सड़ गया कि क्या हुआ ये राम जाने, लेकिन उसका सुध लेने वाला कोई नहीं है। आज उन महिलाओं पर जो कर्जे हैं बैंक के वो तो चल ही रहा है। उनका जो घर का भी था 1 करोड़ से ज़्यादा की राशि उनका फंस गया। मतलब वो जो सूत वगैरह काटती थी हरी खादी जी, खनवा वाली महिला, जी। वही ना उस पर जिसका प्रधानमंत्री मन की बात में लिए थे। बस हाँ, आपने पकड़ लिया। साधना जी, देवी जी। नाम है ना। अब समझिए कि क्या हुआ। प्रधानमंत्री के मन की बात में जिसकी चर्चा हुई, आज वो लोग मन ही मन रो रहे हैं कि कहें तो किससे कहें। स्थानीय सांसद को तो हमको लगता है जानकारी भी नहीं होगा, बेचारे को कोई बताता भी नहीं होगा। उनको तो खाली कार्ड मिलता है, भोज खाइए, यहाँ जाइए वहाँ जाइए, इसके अलावा तो सांसद केवल भोज खाने तक है। अब आप बता दीजिए कि अगर आप ही एक के विधानसभा में बहुत फीता काटने से सुनते हैं। कौन सा फीता काटते हैं ये लोग, कुछ काम दिखे ना। अब स्थानीय अपने मद का आप जो उपयोग करके उसका फीता काटते हैं तो वो कोई विकास का कार्य है? आपको 5 करोड़ रुपया की राशि मिली कि आपको ये लोकसभा में खर्च करना है, तो उसको आप कहाँ ले जाइएगा? उसको तो मुकामा लेने जाइएगा। चलिए, आपका चार्जशीट तो नवादा एमपी पर हो गया, दूसरा आपका दावा भी हो गया कि नवादा सीट को हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा नहीं, एक चीज़ मैं केवल पूछना चाहता हूँ। आप बुद्धिजीवी वर्ग के लोग जितने भी पत्रकार हैं, जितने कुछ शिक्षक नेता होंगे, कुछ और भी कुछ डॉक्टर्स हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, राजनीतिक या गैर राजनीतिक संस्थाओं के भी जो लोग लीड करते हैं, आप बताइए कि किसी के साथ कभी सांसद ने एक बैठक तक की है कि हाँ नवादा लोकसभा जीतने के बाद कि हम नवादा के किन मुद्दों पर किस योजनाबद्ध तरीके से, किस ब्लूप्रिंट के सहारे हम कोई विकास का काम कर सकें? आप अगर एक भी ऐसा बैठक दिखला दीजिए हमको, तब हम मान जाएं कि नवादा के प्रति उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। एक भी योजना को लेकर के वो सीएम से पीएम से कभी मिलते दिखे हों? अभी एक बहुत लेटेस्ट पुणे जसीडीह का मामला है, बहुत सोशल मीडिया पर उभरा, तो एक जाकर के वो भी पॉलिटिकल टूरिज्म का हिस्सा मानता हूँ, दिल्ली गए तो कुछ लोगों से मिल लिए, नवादा आए तो कुछ लोगों से मिल लिए, परिणाम कुछ नहीं आया है। एक सवाल का जवाब दिया, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं अपनी पार्टी के, जी 55 सीट 600 सीट मांग रहे हैं। अगर पार्टी आपका मतलब महागठबंधन आपका डिमांड पूरा नहीं किया तो क्या कीजिएगा आप? सिर्फ नहीं, देखिए ये तो क्या कीजिएगा ये अलग विषय हो गया। हम मांग रहे हैं तो उसके पीछे कारण है। आप देख लीजिए, मगध में सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट, और मगध में नहीं, पूरे जो हम लोगों ने 2020 का चुनाव लड़ा था तो सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट हम पार्टी का था। 7 में से 4 सीट हम लोगों ने जीता था, 3 बहुत कम वोटों से हम लोग हारे थे। एनडीए के गठबंधन के तौर पर सबसे ज़्यादा मगध में हम लोग जीते थे। और आप देख लें तो महागठबंधन में, देखिए मैन बेस्ट पॉलिटिक्स इस देश में होता है रमेश बाबू, हीरो वर्शिप कंट्री है, व्यक्ति के आधार पर वोट इधर से उधर होते हैं। तो आप देखेंगे तो उसमें भी महागठबंधन में बिहार के संदर्भ में नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद जी, इन दोनों के बाद अगर सबसे ज़्यादा वोट ट्रांसफ़र करने की कैपेसिटी किसी के पास है तो वो हमारे नेता श्री मांझी जी के पास है। मांझी जी हैं जो कि दलित वर्ग के सबसे बड़े नेता, खास करके आप कह लें बिहार के संदर्भ में, तो अभी वो चेहरा है जो कि 20-22% वोटों को इधर से उधर कर सकने की क्षमता रखते हैं। तो आखिर आप टिकट जो देते हैं तो उसमें महत्वपूर्ण क्या होता है? वोट कौन ज़्यादा शिफ्ट कर सकता है, करा सकता है, इसी के आधार आप बनाएंगे ना। हम जो यात्रा में घूम रहे हैं, जनता का जिस तरह से समर्थन मिल रहा है और मांझी जी का जिस तरह से दलित वर्ग में और खास करके, और दूसरी ओर जो गरीब तबका है, हमारी पार्टी का नारा है कि सबका इरादा नेक हो और भारत के गरीबों को हो। तो हम गरीबों की जो बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर सुने जाने वाले, सबसे ज़्यादा माने जाने वाले अगर तीसरे नेता महागठबंधन में अभी हैं, और कुछ मामलों में तो मैं अतिशयोक्ति होगी उतना नहीं कहूँगा, लेकिन मांझी साहब का एक्सेप्टेंस अभी बिहार में बहुत ज़्यादा है। चलिए, अंतिम एक सवाल का जवाब आप और दे दीजिए। ये जो प्रधानमंत्री जो नया संसद भवन का जो उद्घाटन करने जा रहे हैं, इस पर आप लोग काहे बिदके हुए हैं? नहीं, हम लोग नहीं बिदके हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट किया है कि इसमें अब राजनीति का या विरोध का कोई बहुत गुंजाइश नहीं है और नहीं होना चाहिए। हम लोगों को देखिए, चूँकि कुछ चीज़ों पर पॉजिटिव सकारात्मक तरीके से हमको जनता के बीच में भी जाना होता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब तो चूँकि संसद भवन बन गया, और संसद भवन जब बन गया अब उसका उद्घाटन होना है, तो हम ठीक है विरोध कर लें, जो भी बात हमको कहनी है, जनता को जो समझाना है या नीतिगत जो विरोध करना है वो कर लें, लेकिन उस उद्घाटन में शामिल होना चाहिए।
इस पर हमारी पार्टी का स्पष्ट मत है कि देश की संसद है, वो संसद सबका है, प्रधानमंत्री कोई अस्थाई नहीं है। आप लोगों को बुलावा है, जाइएगा? नहीं, हम तो चूँकि पार्लियामेंट के हिस्सा नहीं हैं, ये तो प्रधानमंत्री जी के विवेक पर है कि वो किसको न्योता देते हैं, क्या करते हैं। बुलाना तो चाहिए था उनको, तो हर राजनीतिक दल को जिसका कहीं किसी राज्य स्तर पर भी जिसका प्रतिनिधित्व है, उन सबों को बुलाना चाहिए था। और क्या मालूम कि कल हम बड़ी संख्या में उस संसद में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, इसलिए उनको तो बुलाना चाहिए। बुलावा आएगा तो आप लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा? अरे वो तो हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्पष्ट कर ही चुके हैं कि उसमें जाना चाहिए। वो चूँकि संसद किसी पार्टी विशेष का या किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, वो कुर्सी अस्थाई नहीं, किसी का अस्थाई नहीं है। कल कौन होगा प्रधानमंत्री यह तय नहीं है, तो हमको उसका सम्मान करना चाहिए और उसमें शामिल होना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण जी। इन्होंने हर मुद्दे पर अपनी बात रखी, और आप इनके पूरे इंटरव्यू को सुनने के बाद अपनी जो प्रतिक्रिया हो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।